हेलो एवरीवन। तो आप सभी लोगों का फिर से वेलकम है मिस्टर सिंगानिया क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज हम लोग क्लास 10th का पॉलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। मैथ्स का यह दूसरा चैप्टर है। और आप लोग जानते होंगे कि ये चैप्टर जो था क्लास 9th में भी था। उसमें तो कुछ टॉपिक्स थी जिसको कि आप लोगों ने पढ़ा होगा आई होप। मैं उन सारे जो वहाँ के टॉपिक्स हैं उनको भी एक बार रिवाइज करवाते हुए और क्लास 10th का पॉलिनोमियल कंप्लीट करूँगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे पढ़ाने का जो तरीका होगा वो एनसीईआरटी और सीबीएसई के लिए जो इम्पोर्टेंट है, पहले तो हम लोगों का फोकस इस पे होगा। तो यानी कि जीरो लेवल से हम लोग शुरू करेंगे, बिल्कुल बेसिक लेवल से। सारे पॉइंट सारे चीज़ें हम लोग समझते जाएंगे। उसके बाद हम लोग कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि कंपटीशन लेवल के क्वेश्चंस जो कि ओलंपियाड्स में पूछे जाते हैं, एनटीएससी में पूछे जाते हैं, या आईआईटी जेई के लिए या नीट के लिए आपको कोई स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम देना हो अगले साल, तो उसके लिए आपको ये काफ़ी मदद करेगी। ठीक है। तो क्लास 10th का जो पॉलिनोमियल चैप्टर्स है ये बहुत ही लॉजिकल चैप्टर है। मतलब कि इसमें कंसेप्ट अगर आपने समझ लिया तो क्वेश्चंस लगाने में आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे कंसेप्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कंसेप्ट समझ लिया तो किसी भी वैरायटी का क्वेश्चन आए आप आराम से कर लेंगे। तो पॉलिनोमियल में हम लोग करने क्या क्या वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग बेसिक चीज़ें देखेंगे, पॉलिनोमियल होता क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं। फिर उसका हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी देखेंगे कि ग्राफ कैसे बनाते हैं किसी पॉलिनोमियल का, जीरोज का। ठीक है। उसके बाद हम लोग रिलेशन फाइंड आउट करेंगे रूट्स और कोफिशिएंट्स के बीच में। उस पर हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने इकट्ठा किए हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। और उसके बाद डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम है, जो कि डिवाइड कैसे करते हैं एक पॉलिनोमियल का दूसरे के साथ। और उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वैरायटी के क्वेश्चंस हैं। बस डेट्स इनफ, पॉलिनोमियल में आपका इतना ही है। लेकिन मैं चूंकि 5-6, हो सकता है 5-6 घंटे का टोटल मेरा पॉलिनोमियल चले, क्योंकि मैं बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, बहुत सारी प्रैक्टिस करवाऊंगा। और एट द लास्ट में भी मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाऊंगा जो सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन लेवल के होंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे। ठीक है। तो सबसे लास्ट में मैं करवाऊंगा। बाकी बीच बीच में भी मैं अच्छे क्वेश्चन टॉपिक वाइज बताता जाऊंगा, लेकिन लास्ट में सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन की चीजें रहेंगी, उसमें बोर्ड की नहीं रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि पॉलिनोमियल में होता क्या है। अच्छा, एक बात आप लोगों को मालूम होगा कि पॉलिनोमियल चैप्टर जब खत्म हो जाएगा या जितना भी चले, इसका डाउट क्लास जब भी लगाया जाएगा, संडे को आई होप लगाया जाएगा, तो उसमें आप लोग अपने डाउट्स भेज सकते हैं। और मेरे व्हाट्सएप नंबर 9798923012। तो मेरे साथ पढ़ने का आपको एक ये फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। यूट्यूब पे हालांकि सिर्फ पढ़ाया ही जाता है, डाउट सॉल्व नहीं करवाया जाता, लेकिन मेरे साथ पढ़ने का आपको एक ये फ़ायदा है कि आप इस व्हाट्सएप पे अपने डाउट भेज सकते हैं। और जब भी डाउट क्लास कंडक्ट होगी तो आपको बता दिया जाएगा, आपके नंबर को ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बॉयज़ का ग्रुप अलग है और गर्ल्स का ग्रुप अलग है। और उसमें जब भी डाउट क्लास होगी तो आपको बता दिया जाएगा, आप उसको ज्वाइन कीजिए और जो भी आपके डाउट हैं वो सॉल्व कीजिए। ये एक फैसिलिटी हम लोग की तरफ से एक्स्ट्रा दी जा रही है। तो पॉलिनोमियल होता क्या है। 9th में आप लोग सीख चुके होंगे कि पॉलिनोमियल हम लोग किसे कहते हैं। एक बार जस्ट रिवाइज। एनी एक्सप्रेशन, कोई भी एक्सप्रेशन हो इन द फॉर्म ऑफ, जिसका फॉर्मेट कुछ ऐसा हो। देखिएगा फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। ए नॉट A1 और x1, x की पावर 1 है ये। ठीक है। x की पावर 1 है। A2 x की पावर 2। ऐसे ही A3 x की पावर 3। ये A1 A2 A3 जो है सो कोई कांस्टेंट टर्म है, कोई रियल नंबर है। और an और x की पावर n। ठीक है। इसको पॉलिनोमियल को हम लोग px लिखते हैं।
कई बार इसको y भी लिखा जाता है और कई बार इसको fx भी लिखा जाता है। x इसलिए क्योंकि हम x में सारे पॉलिनोमियल बना रहे हैं। तो फंक्शन जो होता है एक प्रकार का ये फंक्शन ही होता है, इसीलिए हम लोग इसको fx से भी डिनोट करते हैं। px पॉलिनोमियल और y जनरल तरीका होता है किसी भी फंक्शन या पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने का। तो अलग अलग बुक्स और अलग अलग टीचर अलग अलग तरीके का इस्तेमाल करते हैं। यहां पे सबसे मेन बात आपको ध्यान क्या रखनी है, सबसे मेन बात ध्यान रखनी है कि जो हमारा हाईएस्ट पावर है इस पॉलिनोमियल का, हाईएस्ट पावर है x की पावर n, सबसे हाईएस्ट क्या होगा x की पावर n। इसके साथ जो ये रियल नंबर जुड़ा हुआ है ना, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, पहली बात, ठीक है, ये ध्यान रखना है। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है कि जो हमारा n होगा, n जो हाईएस्ट पावर होगा या किसी भी वेरिएबल का जो पावर है होगा हाईएस्ट वाला, या किसी भी वेरिएबल की पावर, ये n जो होगा ये हमेशा नॉन निगेटिव इंटीजर होगा। इंटीजर आप लोग जानते हैं क्या होता है, -1 -2 -3 +1 +2 +3 एंड 0। लेकिन नॉन जीरो होगा, मतलब कि निगेटिव नहीं होगा, बाकी सब कुछ होगा। तो निगेटिव को छोड़ दे तो हमारे पास क्या बचता है, 0 1 2 3 ऐसे ही करके प्लस इंफिनिटी तक। तो n की वैल्यू यही हो सकती है, इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकती। ये एक पॉइंट याद रखिए। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है, दूसरा पॉइंट ये याद रखना है कि जो ये a1 है, a0 a1 a2 ये n, ये जितने भी हैं ये सब रियल नंबर्स होने चाहिए। ये सब क्या होने चाहिए भाई, ये सब रियल नंबर्स होने चाहिए। तो पॉलिनोमियल हम किसे कहते हैं, तो पॉलिनोमियल हम कहते हैं जिसका एक्सप्रेशन जो है वो इस टाइप का हो, और इन सब में खास बात ये होगी कि जो हाईएस्ट पावर के साथ जुड़ा हुआ जो रियल नंबर है वो जीरो नहीं हो सकता, बाकी सब जीरो हो जाए कोई मतलब नहीं है, एक जीरो हो जाए दो हो जाए कोई मतलब नहीं है। जो n होगा वो नॉन निगेटिव इंटीजर होगा, जीरो से लेके प्लस इंफिनिटी तक जाएगा, n की वैल्यू यही होगी, इसके अलावा और कुछ नहीं होगी। और जो ये a0 a1 a2 an तक हम लिख रहे हैं ये रियल नंबर्स होंगे। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। n ही नहीं बल्कि जितने भी हमने पावर लिखे हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, 1 ये लिखा है, ये 2 लिखा है, मतलब आप ये समझिए x की पावर, पावर ऑफ x, पावर ऑफ ईच x, सारे x की पावर जो है वो नॉन निगेटिव इंटीजर होने चाहिए। n को ही आप मत कंसीडर कीजिएगा, सभी, ये सभी, ऐसा ना हो कि ये तो इंटीजर हो और बाकी यहां 1/2 हो जाए, 3/4 हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियर, सारी की सारी पावर जो है वेरिएबल की पावर वो ईच ऑफ x इज अ नॉन निगेटिव इंटीजर, ये भी चाहे तो लाइन लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं। मैं इस साइड पॉलिनोमियल लिख रहा हूं और इस साइड उसकी डिग्री लिख रहा हूं। डिग्री क्या होता है आप लोगों को मालूम होगा, डिग्री क्या होता है, उस पॉलिनोमियल का सबसे हाईएस्ट पावर जो होगा वो डिग्री कहलाएगा। उस पॉलिनोमियल का सबसे हाईएस्ट पावर क्या कहलाएगा, डिग्री कहलाएगा। जैसे पहला एग्जांपल मैंने लिखा 8x² माइनस का 5x + 1, बताइए क्या होगा, इसकी डिग्री क्या होगी, क्या ये पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है, क्योंकि x जो है वेरिएबल की पावर 2 है, यहां वेरिएबल की पावर 1 है, बिल्कुल सही बात है, सब कुछ अच्छा है। 2 है और 1 है, इंटीजर है, पॉजिटिव भी है। अच्छा, x के साथ जो जुड़ा हुआ टर्म है वो 0 भी नहीं है, 8 है, तो ये पॉलिनोमियल है। इसकी डिग्री कितनी है, तो हाईएस्ट पावर कौन सी है, 2 है, तो यानी कि इसकी डिग्री क्या हो गई, 2 हो गई। अगर मैं बात करूं 4z की पावर 3 + 3z² + 7, अब ये पॉलिनोमियल जो लिखा गया है वो z में लिखा गया है, ये पॉलिनोमियल x में लिखा गया है और ये पॉलिनोमियल
जेड में लिखा गया है, और इसकी भी हाईएस्ट पावर, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, यानी कि इसकी डिग्री हो गई 3। अगर मैं बोलूं सिर्फ एक्स स्क्वायर लिखा हो, अब बताइए क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है? बिल्कुल ये पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 1 ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई रहता ही है, 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0, आ गया ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में, हो गया। और इसके साथ मतलब हाईएस्ट पावर वाले के साथ जो जुड़ा हुआ है कांस्टेंट वो तो 1 है, 0 नहीं है, यानी कि ये भी हमारा पॉलिनोमियल है और इसकी डिग्री क्या है 2 है। ये थर्ड है। फोर्थ बात करते हैं, अगर सिर्फ 7 लिखा हो, कोई भी कांस्टेंट सिर्फ लिखा हो, क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं? पहले तो इस पे चर्चा। हाँ ये पॉलिनोमियल है, आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा, इसको हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते थे। क्या बोलते थे इसको हम लोग? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें x की कोई वैल्यू नहीं है, कोई भी वेरिएबल नहीं है, सिर्फ कांस्टेंट टर्म है एक, तो उसको हम लोग बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ये भी एक पॉलिनोमियल है क्योंकि हम लोग 7 को लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई बाई एक्स की पावर 0, और x की पावर कुछ भी लिखी होती है, किसी भी नंबर की कुछ भी पावर लिखी होती है, वो हम जानते हैं उसकी वैल्यू 1 होती है, तो यानी ओवरऑल ये होने वाला है 7, तो यानी कि ये पॉलिनोमियल है। कैसा पॉलिनोमियल है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और इसकी डिग्री अगर कोई पूछ ही दे तो आप कह दो कि इसकी डिग्री है 0, बात फाइनल। यहां तक बात समझ में आ गई ना? ओके। अब मैं कुछ पॉलिनोमियल यहां लिख रहा हूं और आपको बताने हैं कि वो पॉलिनोमियल है कि नहीं है, ठीक है? तो क्वेश्चन आप लोग लिख सकते हैं कि इट इज पॉलिनोमियल और नॉट, बस आपको यही बताना है। पहला, अंडर रूट एक्स प्लस 3 1 अपॉन एक्स माइनस 7 जेड स्क्वायर माइनस 6 वाई स्क्वायर बाई 3 माइनस 1 बाई 7, ओके, एक्स क्यूब, ओके। और कुछ एग्जांपल अच्छा देखता हूँ मैं, ऐसे एक ले लेते हैं 7 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। चलिए पहला बताइए, पहला पॉलिनोमियल है कि नहीं है? नहीं है। क्यों? क्योंकि x की पावर 1/2 है, अंडर रूट का मतलब क्या होता है 1/2, इंटीजर नहीं है, ठीक है, पॉलिनोमियल ही नहीं होगा। यहां x नीचे है, यानी जब हम इसको अच्छे से लिखेंगे तो x ऊपर जब जाएगा तो इसकी पावर निगेटिव हो जाएगी। टर्म को जब ऊपर लेकर जाते हैं तो आपको मालूम है ना, उसकी पावर निगेटिव हो जाती है, तो यानी कि ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्या ये पॉलिनोमियल है? जेड स्क्वायर माइनस 6, ये पॉलिनोमियल किस वेरिएबल में लिखा गया है? जेड वेरिएबल में, और इसकी वैल्यू क्या है? जेड स्क्वायर माइनस 6, जेड वाली वैल्यू नहीं है, यानी कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं जेड स्क्वायर प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई जेड माइनस 6, ये वाला टर्म इसलिए गायब है। बात समझ में आ रही है? इसीलिए टर्म गायब है। तो ये भी तो एक पॉलिनोमियल है ना, क्योंकि वेरिएबल की पावर हमें देखनी है, वेरिएबल की पावर कितनी है 2, डेट इज ए पॉजिटिव इंटीजर, हमारा बात खत्म, ये एक पॉलिनोमियल है। वाई स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 7, ये भी एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि हमें 1/3 1/7 इन सबसे मतलब नहीं है, ये टर्म आए या ना आए, हमें मतलब है कि क्या ये जो वेरिएबल लिखा गया है इसकी पावर कितनी है, तो इसकी पावर 2 है, डेट इज ए पॉजिटिव इंटीजर, यानी ये भी एक पॉलिनोमियल है। एक्स क्यूब बिल्कुल एक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि एक्स क्यूब को हम लोग पहले भी बोला था मैंने, कैसे लिख सकते हैं? एक्स क्यूब प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0, आ गया ना अच्छे फॉर्मेट में, जो हम लोग लिखते हैं ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, हो गया ना। यहाँ b की वैल्यू, c की वैल्यू, d की वैल्यू 0 0 है, a की वैल्यू 1 है, तो यहाँ a की वैल्यू 1 है और जो x की पावर है
वो पॉजिटिव इंटीजर है, इस कारण से ये भी हमारा पॉलिनोमियल है। क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल ये पॉलिनोमियल है। x की पावर 3 x की पावर 2 है, बस इसको मैंने उलट पुलट कर लिख दिया है। ये यहाँ, ये यहाँ और ये लीजिए यहाँ, बात खत्म। तो हमने बस आपको थोड़ा सा भ्रमित करने के लिए ऐसा लिख दिया, बाकी हम लोगों ने हम लोगों को पता है कि ये भी एक क्या है, पॉलिनोमियल है। ओके, हमारे देश में भ्रमित लोगों को बहुत किया जाता है, हर कोई हमें भ्रमित ही करता रहता है। बचपन में हम लोग जब दूध नहीं पीते थे तो भूत आ जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वो मार देंगे, ऐसी ऐसी बातें कह के हम लोग को भ्रमित किया जाता था। बड़े हो गए तो अब कहा जाता है कि पढ़ाई कर लो वरना आगे चल के शादी नहीं होगी, क्यों, नौकरी नहीं मिलेगी। तो इस बात पर भी भ्रमित किया जाता है, हालांकि ये तो सही है। और हमारे देश के नेता लोग हैं वो भी हमें भ्रमित करते रहते हैं, वादे कुछ और करते हैं, काम कुछ और करते हैं। तो भ्रमित से बचिए, ठीक है, स्मार्ट बनिए। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, मुझे कहानी याद आ रही है बहुत अच्छी सी, लेकिन आज पढ़ाई कर लेते हैं, ठीक है, कभी आगे सुनाऊंगा। बहुत अच्छी कहानी है एक, कभी आगे। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, तो बहुत जल्दी में इसको हम लोग लिख लेते हैं क्योंकि 9th क्लास में ही आप लोग पढ़ चुके हैं। सबसे पहला हम लोग देखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो। चाहे तो आप लोग अच्छे से लिख लें, अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1, अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1। तो जिसका डिग्री 1 हो, इसका जनरल तरीका लिखने का क्या होगा, जनरल फॉर्मेट क्या होगा? जनरल फॉर्म में हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल को कैसे लिखेंगे? ax प्लस बी, जहां पे जो हाईएस्ट पावर के साथ जो कांस्टेंट टर्म जुड़ा है, हाईएस्ट पावर यहां x ही है, x की पावर 1, इसके साथ a जुड़ा है, ये a कभी भी 0 नहीं हो सकता, ठीक ना, ये बात ध्यान रखिए। एग्जाम्पल इसके क्या क्या हो सकते हैं, कुछ भी ले लीजिए, 8x -7, ओनली x भी हो सकता है, -x भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, 7 - 8x भी हो सकता है, ये भी है। तो ये सारे के सारे पॉलिनोमियल हैं और ये सारे के सारे लीनियर पॉलिनोमियल हैं। दूसरा जो है डेट इज द क्वाड्रेटिक, डेट इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो, जिसकी डिग्री क्या हो, 2, अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2। इसका जनरल क्या है, इसका जनरल फॉर्म क्या है लिखने का भाई? तो इसका जनरल फॉर्म जो लिखने का है वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पे हाईएस्ट पावर का जो रियल नंबर है यानी ए जो है ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई? इसके एग्जाम्पल देखिए क्या होगा, जैसे कि 3x² -7x -4, ठीक है, 4 + x + 3x², उलट पलट के लिख दिया हमने, आपको भ्रमित कर दिया नेताओं की तरह। सिर्फ x² भी लिख दिया, x² -3 लिख दिया, -3 + x² लिख दिया। ये सारे के सारे क्वाड्रेटिक हैं, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि आपको पॉलिनोमियल ही पहचानने ना आया, ये तो फिर मतलब वो बात हो गई कि सारी कहानी हमने आपको सुना दी और आप पूछ रहे हैं कि सीता जी का हरण किसने किया था। चलिए, ओके, लगता है यहाँ स्लाइड्स नहीं बची हैं, ठीक है, यहाँ हम लोग देख लेते हैं। देखिए,
उसके बाद हम लोग देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, 3 हो, जिसकी डिग्री क्या हो, 3 हो, और इसका जनरल फॉर्म जो होगा, ओहो जीएफ क्या बात है, कुछ लोग खुश हो गए होंगे ना, मैं ऐसा लिखूंगा ही नहीं। जनरल फॉर्म, तो जनरल फॉर्म क्या होगा इसका, ए एक्स क्यू बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और जहां पे हाईएस्ट पावर क्या है, तो हाईएस्ट पावर है ए, हाईएस्ट पावर के साथ जो टर्म जुड़ा हुआ है वो है ए, तो ए यहां पे 0 नहीं हो सकता। एग्जाम्पल बताइए कुछ भी ले लीजिए, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7, ठीक है, आप अपने मन से लिख सकते हैं, सिर्फ एक्स क्यू माइनस 7 भी लिख सकते हैं, एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, मतलब हाईएस्ट पावर 3 होनी चाहिए। बात समझ में आ गई ना, ये चीज हो गई। चौथा एक और होता है, आप लोग लिख लीजिए, बाई क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक क्या होता है, 2 होते हैं, उसके पहले बाई लगा दिया, यानी कि उसका डबल कर दो, यानी कि ये डिग्री जिसकी 4 हो, जिसकी डिग्री क्या हो भाई, 4 हो, और डिग्री 4 होने का मतलब है कि कोई अपने मन से एग्जांपल लिख लीजिए आप लोग, जैसे 4x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 7, ऐसा एग्जांपल लिख लीजिए। इसका जनरल फॉर्मेट क्या होगा, ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स की पावर 3 प्लस सी एक्स की पावर 2 प्लस डी एक्स प्लस ई, ऐसे आप लोग लिख सकते हैं। तो ये आपका पॉलिनोमियल के टाइप्स हो गए कि कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि पॉलिनोमियल की कोई एक पॉइंट पर उसकी वैल्यू कितनी होगी, और उसी से हम लोग जीरोज निकालेंगे, ठीक है। जीरोज का जो जीरोज की जो उत्पत्ति हुई है वो इसी से हुई है, ठीक है ना। जीरोज की जो कंसेप्ट आया ना वो इसी छोटे कंसेप्ट से आया है कि एक पॉलिनोमियल में हमने वैल्यू रखा और उसके बाद उसकी वैल्यू 0 आ गई टोटल पॉलिनोमियल की, तो हमने कहा कि वो उसका रूट्स हो जाएगा या जीरोज हो जाएगा, तो वो हम लोग आगे देखते हैं। पहले छोटी बातें हम लोग समझ लिए। पॉलिनोमियल अब पहचानने हमें आ गया कि पॉलिनोमियल होता क्या है, हम लोग अब पॉलिनोमियल पहचान लेंगे, ठीक है। चलिए, तो उसके बाद हम लोग देखते हैं वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट। तो इसमें थोड़ा सा समझिएगा, समझने की पहली बात, ये बात आप लोग जानते हैं, मैं बस उसका तरीका बदल रहा हूं बताने का। मतलब आपको एक पॉलिनोमियल दिया गया, आपको एक पॉलिनोमियल दिया गया और आपको बोला गया कि इस गिवन पॉइंट पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू बता दो। जैसे आपको एक पॉलिनोमियल px दिया गया और बोला गया कि x इक्वल टू अल्फा पर इसकी वैल्यू बता दो क्या होगी, और आपने क्या किया, इस x की जगह अल्फा पुट कर दिया और सारे इक्वेशन में x की जगह अल्फा पुट कर दिया और आपने वैल्यू निकाल दी, ठीक है। जैसे मैं आपको बोलूं एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपको px ऐसे दिया जाए 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 5, और आपसे बोला जाए कि फाइंड P2, आपने कहा ठीक है मैं P2 निकालता हूं, ये है 2, ये है 2 की पावर स्क्वायर, और ये रहा आपका यहां फिर से 2 और ये 5, मतलब जहां जहां x है वहां वहां आपको 2 रख देना है। तो ये कितना हो गया 8, ये कितना हो गया 6 और ये हो गया 5। क्या मेरा आंसर 7 आ गया, वेल एंड गुड। अगर वहीं बोला जाए कि चलो P1 फाइंड करो, क्या फाइंड करो, P1, यानी आपसे बोला जा रहा है
कि x की जगह -1 रखो और पॉलिनोमियल की वैल्यू बताओ कि -1 पे उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी। मेरी बात समझिएगा, यह सवाल सॉल्व करना आसान है, लेकिन जब इसी से जब एक कंपटीशन का सवाल बनाया जाएगा ना, तो ग्राफ को जोड़ के एक बहुत बेहतरीन सवाल बनाया जा सकता है। तो यहां आप ये समझिए, अगर आपसे बोला जाए कि पॉलिनोमियल है और ग्राफ पे वो इंडिकेट कर देगा -1, बोलेगा बताइए -1 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, इस शब्द को वो थोड़ा दूसरे तरीके से बोल देगा और वहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका मतलब यही होता है कि हम उस पॉइंट पे पता कर रहे हैं कि उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी। इसके अंदर जो लिखे गए इंटीजर -1, 2 या जो भी रियल नंबर लिखे जाएंगे, उसका मतलब यही होता है कि उस पॉइंट पे हम पता कर रहे हैं कि पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी उस पॉइंट पे। तो -1 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, तो 2 -1 की स्क्वायर कर दिया, 3 इंटू -1 किया, +5 किया, तो ये हो गया 2, ये हो गया प्लस का 3 और ये हो गया 5, यानी टोटल आ गया 10। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हम पॉलिनोमियल में किसी गिवन पॉइंट पर वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। अब देखिए जीरोज कैसे फाइंड होता है और जीरोज का कंसेप्ट क्या है। जब हम कोई नंबर किसी पॉलिनोमियल में रखते हैं, कोई भी रियल नंबर, कोई भी रियल इंटीजर हो या कोई भी नंबर हो, जब उसको हम उस पॉलिनोमियल में रखते हैं तो उसको हमने कैलकुलेट किया, तो या तो कोई नंबर आएगा, कोई वैल्यू आएगी, या वैल्यू में जीरो आएगी। जीरो आ सकता है या जीरो के अलावा कुछ और आ सकता है। तो जीरोज का कंसेप्ट इसी टॉपिक से निकला कि जब उस पॉलिनोमियल में हमने नंबर रखा और उस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो जीरो आ गई, मतलब ओरिजिन पे आके मिल गया। जीरो आने का मतलब क्या है, ओरिजिन आ गया, हम ओरिजिन पे आ गए। हम बिल्कुल, अगर हम px x एक्सिस को मान रहे हैं तो हम x एक्सिस पर आ गए, ना ऊपर है ना नीचे है। तो हम कहेंगे कि ये पॉइंट उस पॉलिनोमियल का जीरोज होगा या रूट्स होगा। और एक पॉलिनोमियल के टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम उतने ही रूट्स होते हैं या जीरोज होते हैं जितनी उसकी हाईएस्ट डिग्री होती है। क्लियर? वो भी आगे मैं लिखवा रहा हूं, पहले आप लोग ये समझिए जीरोज कैसे निकालते हैं। तो अ रियल नंबर अल्फा, अगर एक रियल नंबर अल्फा है जीरो ऑफ px पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल है, तो अगर अल्फा जो है सो px का अगर पॉलिनोमियल होगा तभी होगा यदि इफ उस अल्फा को हमने p में रखा और हमें वैल्यू मिल गई जीरो, और हमें आंसर में क्या मिल गया, जीरो। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, तो हम क्या कह देंगे कि वो अल्फा जो है उस पॉलिनोमियल का जीरोज है। हमने लिया एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3। चलिए, हमें क्वेश्चन दिया गया निकालिए P3, P4, P-1। ठीक है, हम P3 पहले निकाल रहे हैं। कैसे निकालेंगे, 3 का स्क्वायर किया, फिर यहाँ पे 3 आया और यहाँ 3, तो ये 9 और ये हो गया आपका 6 और ये 3, ये तो जीरो आ गया। वाह, ये रखा हमने 4 का हमने स्क्वायर किया, हमने 2 के साथ 4 रखा, -3, ये 16 -8 और -3 5 आ गया। हमने अब -1 निकाला, तो -1 निकाला तो -1 की पावर 2 किया, 2 के साथ हमने -1 किया और ये 3 किया, तो ये हो गया 1, ये हो गया प्लस का 2 और ये हो गया माइनस का 3, ये +3 -3 यानी कि 0। अच्छा, हमें ये वैल्यू हमें जीरोज दे रहा है, आंसर में 0 दे रहा है, ये वैल्यू हमें आंसर में 0 नहीं दे रहा है, ये वैल्यू हमें आंसर में 0 दे रहा है। अच्छा, क्या कोई और नंबर है जो हमें इस पॉलिनोमियल पर रखने पर 0 देगा? हो सकता है होगा,
लेकिन हम चूंकि यहां देख रहे हैं कि हमारा जो ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल हमारा क्वाड्रेटिक है, यानी कि डिग्री हाईएस्ट 2 है, यानी कि पूरे नंबर सिस्टम में, पूरे रियल नंबर सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ 2 ही ऐसे नंबर होंगे जो इस पूरे पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 करेंगे। इसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जो कि इसको 0 करे। आप चाहे तो P5, P7, P9 कुछ भी रख के देखिएगा, कभी 0 नहीं आएगा। अगर ये क्वाड्रेटिक है तो मात्र 2 ही ऐसे डिजिट होंगे जिस पे वैल्यू 0 आएगी। इसको निकालने का आप लोग 9th क्लास में तरीका जानते भी हैं कि हम लोग क्या करते थे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, इसको फैक्टराइज करते थे ऐसे कि ऐड करे तो इतना आए और मल्टीप्लाई करे तो इन दोनों के बराबर है। तो हम लोग करते थे एक्स स्क्वायर। अब 2x को जरा बताओ क्या करें कि जब ऐड करेंगे तो माइनस का 2 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 और +1 का मल्टीप्लीकेशन यानी -3 आना चाहिए। तो हम लोग क्या करें, क्या इसको हम लोग 3x और x में तोड़ लें, प्लस का x रख लें और माइनस का 3x रख लें। ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। ओके, और ये -3 है ही। यहां से हमने x कॉमन लिया, ये x एक बचा हुआ है, 1 यहाँ पे है, यहाँ पे -3 कॉमन लिया और x + 1 यहाँ भी बचा हुआ है। फिर x + 1 को हमने कॉमन लिया और यहाँ पे x - 3 है। और उसके बाद हम लोग क्या करते थे, इन दोनों को 0 के बराबर करते थे, यानी कि x + 1 = 0 और x - 3 = 0। तो यहां से हमें वैल्यू आ जाती थी x = -1 और यहां से हमें वैल्यू आ जाती थी x = 3। तो यही है ये दोनों, देखिए ये है और ये है। अच्छा मैंने उल्टा कर दिया, ये है और ये है, ये नहीं। बात समझ गए? तो ऐसे भी हम लोग रूट्स निकालते हैं और ऐसे भी हम लोग रूट्स निकालते हैं, लेकिन चूंकि ये लंबा प्रोसेस है ना, अब हम कितनी वैल्यू रख के रूट्स निकालेंगे और जीरोज निकालेंगे बताइए, हमें थोड़ी ना मालूम है क्या होगा। तो ये लंबा प्रोसेस है, इसलिए हम इस तरीके को फॉलो नहीं करते हैं। क्वाड्रेटिक के लिए हम लोग इस तरीके का फॉलो करते हैं, क्यूबिक के लिए किसी दूसरे तरीके का फॉलो करते हैं। तो आपके सिलेबस में क्वाड्रेटिक ही है, तो हम लोग क्वाड्रेटिक अगर निकालना होगा तो आराम से प्राइम फैक्टराइज करेंगे और हम लोग जीरोज निकाल लेंगे। और जीरोज होता क्या है, जीरोज का कंसेप्ट समझिएगा, अपने मन में, अपने दिल में बसा कर ये बात रखिएगा कि जीरोज का मतलब वो होता है जो कि जब रियल नंबर को हम उस पॉलिनोमियल में रखेंगे तो उसका फाइनल रिजल्ट हमें 0 आना है। दैट इज द जीरोज। बात समझ में आई? दिल में बसा कर रखिएगा यह बात बिल्कुल। बाकी कुछ दिल में हो तो उसे निकाल दीजिएगा 2-3 सालों के लिए। बात समझ रहे हैं ना? हाँ। बहुत खतरनाक चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें, वो सारी चीजें हटाकर और 2 से 3 साल फोकस करना है पढ़ाई पे। हमें ना ये जो एज होता है ना 9th-10th का, ये बहुत खतरनाक एज होता है और 11th-12th में भी मतलब खतरनाक ही है, लेकिन 9th से शुरू हो जाती है ये खतरनाक एज। कई तरीके की लत हमारे अंदर आने लगती है क्योंकि वी ऑल नो हार्मोन्स की चेंजमेंट के कारण। लेकिन यहीं पे जो अपने आप को संभाल लेता है ना, जो अपने आप को कंट्रोल कर लेता है, वो फिर समझ जाओ कि सारे मोहल्ले को जीत लेगा। मेरे कहने का मतलब है कि सारी दुनिया को जीत लेगा। बात समझ रहे हैं? तो यही समय है, अपने आप पर कंट्रोल रखिए हर चीज से। मैं एक ही चीज के बारे में नहीं कर रहा, कई लोगों को कई तरीके की लत होती है, मोबाइल देखने का, टीवी देखने का, पिक्चर देखने का, यूट्यूब देखने का, और हजारों लत होती हैं। लेकिन मतलब कि जो भी आपको लत लगी हो उसको आदत मत बनाइएगा। अगर आप उससे मनोरंजन कर ले रहे हैं, आधे घंटे में छोड़ दे रहे हैं तब ठीक है, लेकिन उसको आदत मत बनने दीजिएगा किसी भी चीज को। चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा मैंने ये बोला कि नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, जीरोज। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे हम कैसे मालूम करेंगे कि इस पॉलिनोमियल में टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं?
तो जो नंबर ऑफ जीरोज होगा ये होगा टोटल नंबर ऑफ जीरोज ऑलवेज इक्वल या लेस होगा इन केस ऑफ इक्वल रूट्स। जब इक्वल रूट्स आते हैं ना उस केस में लेस हो जाएगा, बाकी हमेशा इक्वल रहेगा जो डिग्री होगा हाईएस्ट डिग्री ऑफ px। बात समझ गए? तो लिख लीजिए टोटल नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू टोटल नंबर ओके इसको ऐसे ही लाइन में टोटल नंबर ऑफ जीरोज ऑलवेज इक्वल टू और लेस देन किस केस में? इन केस ऑफ इक्वल रूट्स। जब इक्वल रूट्स होते हैं ना, जैसे दो रूट्स हैं और दोनों के दोनों इक्वल हो गए तो एक ही रूट्स माना जाएगा ना। दो रूट्स हैं, दोनों के दोनों इक्वल हो गए तो वहां पे एक ही रूट माना जाएगा भाई। तो इन केस ऑफ इक्वल रूट्स लेस होगा और बाकी सारे केसेस में ऑलवेज इक्वल टू डिग्री, जो डिग्री है यानी हाईएस्ट पावर है उसके बराबर होगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा, टोटल नंबर ऑफ जीरोज ऑलवेज इक्वल होगा या लेस देन होगा डिग्री ऑफ px के। ठीक है, यानी कि क्वाड्रेटिक, जो क्वाड्रेटिक होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमेशा जो जीरोज निकलेगा, सबसे ज्यादा जो जीरोज निकलेगा वो 2 निकलेगा और 1 भी हो सकता है इन केस अगर दोनों जीरोज इक्वल है। वैसे ही क्यूबिक पॉलिनोमियल का अगर सबसे ज्यादा अगर जीरोज निकलेगा तो वो 3 ही निकल सकता है, इससे ज्यादा नहीं निकल सकता। और 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, इन केस ऑफ इक्वल 2 हो सकते हैं। ठीक है ना? अगर दोनों बराबर हो जाए, 2 बराबर हो जाए और एक अलग हो जाए तो यानी कि क्यूबिक के टोटल नंबर ऑफ जीरोज 2 भी हो सकते हैं। और बाई क्वाड्रेटिक के ऐसे ही 4 हो जाएंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अच्छा, एक एग्जाम्पल क्वाड्रेटिक का हम लोग देख लेते हैं। रुकिए, एक एग्जाम्पल मैं आपको क्वाड्रेटिक का दे देता हूं। रुकिए, चलिए जैसे देखिएगा ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको जरा ओपन कीजिए, क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1 होगा ना? ओके, तो यानी कि यहां से हमने x कॉमन लिया तो x माइनस 1 बचा और -1 फिर से कॉमन लिया तो ये x माइनस 1 बचा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, यानी x माइनस 1 और ये भी हो गया x माइनस 1। जब इस इक्वल टू 0 के बराबर होगा तो यानी x माइनस 1 इक्वल टू 0, यहां से भी x की वैल्यू 1 और ये वाला जो है, ये दूसरा वाला, ये भी x इक्वल टू 1। तो देखिए ये एक क्वाड्रेटिक है, एक क्वाड्रेटिक है, लेकिन इसके रूट्स कितने हैं? अगर कोई पूछे टोटल नंबर ऑफ रूट्स हमेशा 2 ही होंगे, लेकिन यहां पे चूंकि पहला रूट भी 1 ही है और दूसरा रूट भी 1 ही है, तो इसलिए हम लोग कह देते हैं कि इसका रूट एक ही होगा और डेट इज द 1। इसके रूट कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ रूट्स कितने हैं? 1, और वो वैल्यू क्या है? 1। लेकिन वास्तव में होंगे 2 रूट, दोनों बराबर हो गए इन द केस, तो हम उसको 1 बोल रहे हैं। बात समझ में आ गई ना? चलिए अब हम लोग बात करते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर पॉलिनोमियल से अच्छा सवाल बनाना हो ना तो इसी टॉपिक से बनाया जा सकता है। एनसीईआरटी में तो नहीं है, लेकिन कंपटीशन में अगर अच्छा क्वेश्चन बनाना हो तो इस टॉपिक से बनाना काफी अच्छा होता है, क्योंकि बच्चे को इसमें घुमाया जा सकता है। ठीक है, भ्रमित किया जा सकता है। देखिए हम लोगों ने अभी ये पढ़ा
कि टोटल नंबर ऑफ जीरोज होंगे जितने उसकी हाईएस्ट डिग्री है, मतलब हाईएस्ट पावर है जिसको हम लोग डिग्री कहते हैं। ग्राफ पे ये चीजें कैसी चलती हैं, जो टोटल नंबर ऑफ जीरोज होंगे पॉलिनोमियल के वो प्रिसाइजली इक्वल होंगे कि कितनी जगह एक्स एक्सिस को वो ग्राफ कट कर रही है। ठीक है, वो ग्राफ हमने बनाया, प्लॉट किया एक्स और वाई पे, तो कितनी जगह पे वो पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को कट कर रही है या टच भी कर रही है तो भी that is the total cutting या touching point is equal to the number of zeros of a polynomial। तो इस बात को लिख लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। टोटल नंबर ऑफ zeros of a polynomial px precisely equal to the points on x axis या x कोऑर्डिनेट where जो ग्राफ ऑफ पी एक्स है, पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है, ग्राफ ऑफ पी एक्स इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस। टोटल नंबर ऑफ जीरोज प्रिसाइजली इक्वल होंगे पॉइंट्स ऑन द एक्स कोऑर्डिनेट्स जहां पे एक्स एक्सिस को वो ग्राफ इंटरसेक्ट कर रही है। क्या बात समझ में आ गई? तो हमें बताइए, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट करेगी? लीनियर पॉलिनोमियल कट्स द एक्स एक्सिस, कट्स द एक्स एक्सिस कितनी जगह पे? एट मोस्ट, ऐसे लिखिएगा कि ज्यादा से ज्यादा एक ही जगह पर कट कर सकते, एट मोस्ट वन पॉइंट। वैसे ही अगर मैं बात करूं क्वाड्रेटिक, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो वो कट्स करेगी एक्स एक्सिस को एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा 2 पॉइंट्स पर, या हो सकता है एक ही पॉइंट पर टच करके निकल जाए तो हम कहेंगे कि दोनों जो रूट्स हैं वो इक्वल है। ठीक है, वो मैं आगे केस बताऊंगा। और थर्ड जो है, अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो वो कट करेगी एक्स एक्सिस को एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा 3 पॉइंट्स पे। क्या ये बात क्लियर है? और इक्वल केस में क्या होगा? टच करके निकल जाएगी। ठीक, जैसे एक लीनियर का एग्जांपल लेते हैं और अच्छे से समझते हैं, फिर एक ऐसे ही क्वाड्रेटिक का एग्जांपल लेंगे और समझेंगे। समझिएगा बात को, मैं बोलना क्या चाहता हूं, ये चीज आप पढ़े होंगे लेकिन जो मतलब मेन बात है ना, जो इस टॉपिक से निकल कर आती है अच्छे लेवल के सवाल बनने के लिए, वो चीजें समझिएगा। जैसे एक हमारे पास पॉलिनोमियल दिया गया है पी एक्स, जैसे कि 2x+3, इसको y भी लिख सकते हैं, y इक्वल टू 2x+3। हमें ग्राफ बनाना है, तो बचपन में हम लोगों ने क्या सीखा है ग्राफ बनाने का तरीका बताइए? कि हम लोग ऐसे डब्बा बनाते हैं और यहाँ x रखते हैं, यहाँ y रखते हैं, x की वैल्यू अपने आप से कुछ मान लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ x को अपने आप से जैसे -2 माना, तो x की जगह -2 रखेंगे तो ये -4 और +3, यानी कि -1 आ जाएगा y। हमने x को 2 माना, तो x को 2 माना तो y की वैल्यू हमें 7 आ गई। बस हमें 2 पॉइंट्स चाहिए, हम आराम से ग्राफ बना लेंगे। 1 मिनट, ये मैंने तिरछा लाइन खींच दिया। सीधा लाइन लेते हैं, ठीक है? ये थोड़ा सा सीधा है, क्या यार।
बताइए, हमें ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये सबको समझ में आता है, इसमें तो बताने की जरूरत नहीं है कि कौन सा एक्स एक्सिस है कौन सा वाई एक्सिस है। ये ओरिजिन है, हमें x को -2 देखना है, तो ये x -1 इधर होगा, -2 इधर होगा, तो यानी -2 कहीं यहाँ होगा, और -1 y में भी जाना है, तो ये -1 यहाँ, मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये कहाँ कहीं यहाँ पे होगा। यहाँ पे क्या होगा, x की वैल्यू -2 होगी और y की वैल्यू -1 होगी, ये पॉइंट यहाँ कहीं होगा। और ये 2,7 कहाँ होगा, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 2 और सॉरी x की वैल्यू 1 x की वैल्यू 2, फिर x 1 2 3 ऐसे ही करके जाएंगे तो 7 कहीं यहाँ पे होगा। तो यानी कि ये पॉइंट जो है ये हमें यहाँ मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 2,7। तो अब देखिए ध्यान से, ये हमारा ग्राफ बन के रेडी हो गया। ये तो ग्राफ बनाने आपको आता ही है, मैं यहाँ ग्राफ बनाना नहीं सिखा रहा, मैं यहाँ ये इधर से पास करेगा भाई, ठीक है ना। अब मेरे पास स्केल तो है, स्केल से चाहे तो हम सीधा खींच सकते हैं। तो आप लोग सीधा लाइन खींच लीजिएगा, ठीक है ना। मेरा चूंकि पेन टैबलेट है ना, तो थोड़ा इस पर सीधा लाइन खींचने में मुझे दिक्कत होती है। तो सीधा लाइन अगर आप खींचेंगे तो यहाँ एक आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा। तो ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है, एक ही जगह तो कट करेगा। अच्छा, आप ये तो नहीं सोच रहे हो 1 2 3 4, सर आपने तो 25 लाइन खींची है, 25 जगह कट करेगा। नहीं, मेरा कहने का मतलब है एक सीधी लाइन अगर खींचेंगे तो एक ही जगह ये कट करेगा, यानी कि लीनियर के केस में हर हाल में ये 1 पॉइंट पे ही कट करने वाला है, ठीक है। तो मैंने आपको इसलिए बताया कि आपको लीनियर का ग्राफ बनाना भी एक बार याद आ जाए कि कैसे हम लोग लीनियर का ग्राफ बनाते हैं, क्योंकि आगे जरूरत पड़ेगी। अब हम लोग बात करते हैं क्वाड्रेटिक की। क्वाड्रेटिक को थोड़ा डिटेल में देखेंगे। देखिए, जो क्वाड्रेटिक में जो ग्राफ बनता है वो पैराबोला बनता है। कैसा बनता है भाई, पैराबोला। पैराबोला क्या होता है, कैसे पैराबोला होता है, अभी बताता हूं। क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्मेट क्या होता है, जीएफ क्या होता है इसकी। तो क्वाड्रेटिक की जीएफ जो होती है वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही होता है ना। पैराबोला डिपेंड करेगा इस ए पे। अगर ए पॉजिटिव है मतलब ग्रेटर देन 0 है, या ए लेस देन 0 है। अच्छा, ए इक्वल टू 0 हो नहीं सकता है, वरना ये क्वाड्रेटिक बचा ही नहीं। ये तो रूल ही कहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 तभी क्वाड्रेटिक कहलाएगा जब ए 0 नहीं होना चाहिए। तो दो केस यहां बनते हैं ना, या तो ए 0 से ग्रेटर होगा या ए 0 से लेस होगा। तो अगर ए 0 से ग्रेटर होगा, अगर ए 0 से ग्रेटर होगा तो इसका जो ग्राफ बनेगा, इसका जो पैराबोला बनेगा वो पैराबोला बनेगा ओपन अपवर्ड। पैराबोला ऐसे बनता है, कटोरी जैसा, ठीक है। यहां पर बना लो या यहां पे बना लो, ठीक है, कहीं पर भी बना लो, लेकिन ये कैसे बनता है, ऐसे कटोरी के तरीके बनता है पैराबोला। बात समझ में आ गई। तो ये पैराबोला बनेगा, और यही दो पॉइंट हैं जो हमारे दो रूट्स थे, यही दो पॉइंट हैं हमारे जो दो रूट्स थे। बात समझ में आ गई ना। तो इस पे मैं ना आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाऊंगा जो कंपटीशन में आए हैं, लास्ट में करवाऊंगा, अभी नहीं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, आप मतलब देखोगे तो मजा आ जाएगी। तो बस यहां ये बात समझो कि ए अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो पैराबोला बनेगा, कटोरी बनेगी जिसका मुंह ऊपर की तरफ खोला होगा। इसको हम लोग बोलेंगे कर्व इज ओपन अपवर्ड। कर्व जो है सो ओपन अपवर्ड है, ओपन की तरह अपवर्ड है ये, ठीक है। और अगर ए लेस देन 0 होगा
ए की वैल्यू अगर 0 से कम होगी तो ये ओपन डाउनवर्ड बनेगा। कैसा बनेगा? ओपन डाउनवर्ड बनेगा और ऐसे बन जाएगा, ठीक है, या ऐसे बन जाएगा। दो जगह कट कर लेगा बस ये, ठीक है ना। तो अगर पैराबोला बनाना है तो हमें पहले ये देखना होगा कि हमारा जो पॉलिनोमियल है वो ए क्या है। ए हमारा पॉजिटिव है, ये ए हमारा नेगेटिव है। अगर ए पॉजिटिव है तो इस टाइप में चलेगा, ए नेगेटिव है तो इस टाइप में चलेगा। अच्छा, अगर ए पॉजिटिव नेगेटिव है लेकिन टच करने की कंडीशन क्या होगी? जब टच करेगा यानी कि दो इक्वल रूट्स होंगे तब क्या होगा? तो अगर ए पॉजिटिव है और इक्वल रूट्स है तो यहां एक्स एक्सिस को उस इक्वल पॉइंट पे टच करते हुए ग्राफ ऐसे ऊपर निकल जाएगी, या इक्वल है और ए की वैल्यू नेगेटिव है तो यहां पे ऐसे टच करते हुए ग्राफ नीचे की तरफ निकल जाएगी। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? ये इक्वल कंडीशन है। ये कौन सा कंडीशन है आपका? इक्वल कंडीशन। ये थोड़ा डिटेल में मैं बात कर रहा हूं, आपको इतना ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। आप ये समझिए कि ये जो है अगर एक्स एक्सिस पर जितनी जगह कट करेगा उतना ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो आप देख ही रहे हैं कि क्वाड्रेटिक में हमेशा दो जगह पर कट कर रहा है ना। और ये मैंने केस इसलिए एक और एक्स्ट्रा बता दिया कि आपको ये भी समझ में आ जाए कि इक्वल जब जीरोज होते हैं तो क्या होता है। तो एक पॉइंट पे टच कर गया यानी कि जो दोनों जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं और वो इसके बराबर है। जैसे वहां -1 आया था ना, तो यानी कि ये -1 पे यहां पर टच कर जाएगा। एक एग्जांपल हम लोगों ने पीछे किया ना जिसका -1 या 1 आया है, शायद आई थिंक 1 आया है। तो 1 आया है तो वो 1 आंसर जो आया है क्वाड्रेटिक का, दोनों रूट्स 1 आया है तो ये 1 पे यहां टच कर जाएगा और ऊपर भाग जाएगा। और ऊपर भागेगा अगर ए पॉजिटिव होगा और नीचे भागेगा अगर ए निगेटिव होगा। तो ये बात समझ लीजिए। बाकी इसको मैं डिटेल में करवाऊंगा थोड़ा सा एट द लास्ट, क्योंकि ये कंपटीशन लेवल के लिए काफी अच्छा है। तो एट द लास्ट इसको मैं अच्छे से करवाऊंगा। चलिए, हमें बस इतना ध्यान रखना है कि हमारा जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस पर कितनी जगह कट कर रहा है। अगर एक जगह कट कर रहा है तो यानी एक रूट होगा, दो जगह कट कर रहा है दो रूट होगा, तीन जगह कट कर रहा है तो तीन रूट होगा, ठीक है। अगर एक जगह टच कर रहा है तो आप उसको दो मत मानिएगा, एक ही मानिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी उसको अभी एक ही मानती है आपके लेवल पर, ठीक है ना। क्योंकि आपको पॉलिनोमियल का पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं मालूम है कि वास्तव में वो पॉलिनोमियल किस टाइप का है। चलिए, अच्छा, क्या मुझे एग्जाम्पल बताने की जरूरत है ओपन अपवर्ड एंड ओपन डाउनवर्ड की? मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है। मैं बता भी सकता हूं लेकिन अभी जरूरत नहीं है, आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं कुछ क्वेश्चन से लिख रहा हूं, आपको बताने हैं कि टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे उस फंक्शन, उस मतलब कि गिवन पॉलिनोमियल में। तो क्वेश्चन लिख लीजिए, फाइंड नंबर ऑफ जीरोज, फाइंड नंबर ऑफ जीरोज इन गिवन पॉलिनोमियल फिगर या डायग्राम। पहला सवाल, ये रहा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और हमने एक पॉलिनोमियल बना दिया ऐसे। क्या ये देखने में ही लग रहा है कि ये दो जगह एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, यानी टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितने आएंगे? 2। हम लोग इसके बारे में और बता सकते हैं, हमने तो एडवांस लेवल की चीजें सीख ली कि ये नीचे है यानी कि ए की वैल्यू जो है वो लेस देन जीरो है। ए की वैल्यू क्या है? लेस देन जीरो है। ये भी बात हम जानते हैं। एक लेवल एक्स्ट्रा हम लोग जानते हैं इसमें, और एक लेवल एक्स्ट्रा सिखा दूं? नहीं छोड़ो, वो ज्यादा हो जाएगा। ये सिखा सकते हैं कि ये पॉइंट कहां तक जाएगा। अरे कटोरी तो बनानी है लेकिन कटोरी का जो नीचे का है, ऊपर का जो उसका जो गोला है वो कहां तक जाएगा, या जब हम ऐसे बनाएंगे, जब कटोरी को ऊपर की तरफ खोलेंगे तो वो नीचे कहां तक जाएगा, उसकी भी एक फिक्स वैल्यू होगी ना। तो ये भी हम लोग सीख सकते हैं, आगे मैं सिखा दूंगा।
अच्छा दूसरा है, दूसरा फिगर बताइएगा। टोटल नंबर ऑफ जीरोज 1 2 3, टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितने आ गए? 3। ओके ओके, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और हमने ग्राफ कुछ ऐसा बना दिया, यहाँ टच करा के ऊपर निकाल दिया। ये क्या है? ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कटोरी बनी है, पैराबोला बना है, यानी ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ है, और इसमें ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है क्योंकि मुंह ऊपर की तरफ खुला हुआ है, और टच किया है, यानी कि जीरोज तो दो हैं, जीरोज तो दो हैं, लेकिन दोनों जीरोज इक्वल हैं, तो इसीलिए हम लोग कहेंगे कि टोटल नंबर ऑफ जीरोज यानी टोटल नंबर ऑफ वैल्यू जिस पर के वो पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 के बराबर आ रहा है, वो एक ही है। वो क्या है? एक ही है। मान के चलिए 5 पर भी 0 आ रहा है, पहला रूट आया और दूसरा रूट भी 5 आया, तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो एक ही हुई ना, 5। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितने निकल कर आए? 1। न्यूमेरिकल रूट 1 है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है। ओके, वहीं अगर हम नीचे की तरफ कर दें तो भी आप लोग कर लोगे। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ जीरोज इसमें बताइए, या टोटल नंबर ऑफ जीरोज इसमें बताइए। नहीं, इसमें कोई जीरो ही नहीं होगा, आंसर इसका जीरो लिखा जाएगा, इसका भी आंसर जीरो होगा। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस पर इसने टच ही नहीं किया या कट ही नहीं किया, तो यानी कि ये टोटल नंबर ऑफ जीरोज यहां पे कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, या अगला क्वेश्चन शायद 5th है। अगर ग्राफ कुछ ऐसा बने, यहां से ऐसे आए और ऐसे निकल जाए, तो यहां भी टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए? कुछ भी नहीं। एक ग्राफ हम लोग ऐसे बना लेते हैं, ये आया, यहां टच किया और यहां कट किया। अब बताइए, एक ये दो और एक ये 3, टोटल नंबर ऑफ जीरोज 3। लेकिन हमें दिमाग में रखना है, हमें हमें दिमाग में रखना है कि यहां पे दो जीरोज हैं। वास्तव में ये बाई क्वाड्रेटिक का ग्राफ बना हुआ है, जिसमें दो जीरोज अलग अलग हैं और दो जीरोज सेम है, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों की सेम होने के कारण हम उसको एक ही काउंट करेंगे और टोटल नंबर ऑफ जीरोज हम 3 ही लेंगे। बात समझ में आई ना? बताइए। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने जीरोज हो गए? 8। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप एनसीईआरटी के जो पहला एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट कीजिए, और एनसीईआरटी का पहला एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद हम लोग कल जो है सो रूट्स पर डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ग्राफ समझ में आ गया होगा। और ग्राफ को मैं डिटेल में, मैंने जैसे आपको बताया, मैं लास्ट में थोड़ा सा इसको और डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि इस पर अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं कंपटीशन के, तो इसको मैं थोड़ा डिटेल में एट द लास्ट बताऊंगा और उसके बेसिस पर अच्छे क्वेश्चन भी करवाऊंगा। तो जो रूट्स हैं, रूट्स निकालने का जो तरीका है, मैं उसको भी आप लोगों को कल बताऊंगा और उसका रिलेशन बताऊंगा। और उसके बाद उस पे मेरे पास एनसीईआरटी के अलावा भी कम से कम 8-10 अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो कि प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं, और बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, तो वो सब कुछ मैं करवाऊंगा। इसीलिए मुझे टाइम लगेगा, मुझे हो सकता है 5 घंटे 6 घंटे से ज़्यादा लग जाए इस चैप्टर को कंप्लीट करने में। तो आप परेशान मत होइएगा, क्योंकि यहाँ से पढ़ने के बाद फिर आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। उसके बाद आप जितना मन हो उतना सिर्फ प्रैक्टिस करते रहें और आगे बढ़ते रहें। और जो भी डाउट हो वो मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दे ही दिया है, आप लोग वहाँ पे कांटेक्ट कीजिए, हमारे साथ जुड़िए, और वहाँ पे हम लोग सारे डाउट्स आपके क्लियर करते जाएंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।